एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th के सिलेबस का पहला चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। आज हम जानेंगे कि लॉग क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है। तो देखो, सिंपली तो हम ये कह सकते हैं लॉगरिथम एक फंक्शन है, बट इस फंक्शन का यूज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपनी अर्लियर क्लासेस में चलेंगे, जहाँ पे हमने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने अपने नंबर्स पे पढ़े हुए थे। फॉर एग्जांपल जैसे 2 + 4 = 6, ये हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन का यूज़ किया। या फिर 2 - 4 = -2, या फिर 4 / 2 = 2। तो ऐसे डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन और इन अर्थमेटिक ऑपरेशन से डिफरेंट रिलेटेड रूल्स हमने पढ़े थे। पर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन जब हमने ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने नंबर्स पे की, तो जिन नंबर्स पे हम करते थे वो नंबर्स काफ़ी छोटे थे, तो हमारे जो रिजल्ट भी आते थे वो जैसे 6, 2, -2, ये सारी चीज़ें, ये भी काफ़ी स्मॉल नंबर्स आते थे। बट सपोज अगर ये नंबर इंक्रीज़ करना चालू हो, ये जिन नंबर्स पे हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये नंबर्स इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो, या फिर ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाए, तो फिर हमें जो नंबर मिलेगा, रिजल्ट हमारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा या काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, काफ़ी बड़े नंबर लेते हैं हम, सपोज अगर हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इतना बड़ा नंबर। और ये नंबर अभी ये इतने तक ही लिमिटेड नहीं है, ये नंबर और इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट जो हमें और बड़ा मिल सकता है। और सपोज हमें ऐसे बड़े रिजल्ट्स मिलने लगे और इन रिजल्ट्स को हमें अपने कैलकुलेशन में यूज़ करना हो, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा या कितना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ऐसे नंबर्स को बार बार लिखना, बार बार यूज़ करना। अगर हम इन नंबर्स को बार बार यूज़ करें अपनी कैलकुलेशन में, तो हमारे लिए तो ईजी होता है और ऐसी कैलकुलेशन हमने कर भी रखी हैं। पर इतने बड़े नंबर्स को कंटिन्यूसली अपने कैलकुलेशन में यूज़ करना काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इन नंबर्स को इफ़िशियंटली लिख पाने के लिए और इफ़िशियंटली यूज़ कर पाने के लिए और इनकी कैलकुलेशंस को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट के साथ आए जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स। सो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होता है काफ़ी ज़्यादा बड़े या काफ़ी ज़्यादा नंबर्स को लिखने का एक दूसरा मेथड। जैसे इस नंबर को हम एक दूसरे मेथड से लिख सकते हैं, वो है 10⁻10। या फिर अगर हम इस नंबर को लिखें तो इसे लिख सकते हैं 10⁻5, और इसे भी हम लिख सकते हैं 10⁻5। तो हमने इन नंबर्स को एक दूसरे मेथड से लिखा, और ये जो जिस मेथड का यूज़ हमने किया उसे बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म है। सो एक्सपोनेंट फॉर्म को कैसे, एक्सपोनेंट फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, 10⁻10। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर जो कि 10 है उसे हमने मल्टीप्लाई किया 10 टाइम्स। एक नंबर 10 को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिलता है। तो किसी भी एक सिंगल नंबर को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करने पे जब हमें कोई एक नंबर मिलता है, सपोज ये हमारा आउटपुट है, तो हम उसे उस फॉर्म में 10⁻10, या सपोज ये नंबर क्या है, इस नंबर को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा, तो हमने इसे लिखा 10⁻5, यानी 10 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 10⁻5 सेम चीज़। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपोनेंट को कैसे लिखते हैं। एक नंबर होगा जिसे हम बोलते हैं बेस, और उसकी फॉर्म ऊपर पावर में होती है, इस नंबर को बोलते हैं पावर। सो हमें यहाँ से पता चला कि एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक्सपोनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, y = a⁴x। ए क्या होता है, हमारा बेस, यानी जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और x यानी हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी अगर इस चीज़ को हम लिखें तो ये a का मल्टीप्लिकेशन है x टाइम्स।
तो हमें समझ में आएगा कि एक्सपोनेंट का हमारा क्या यूज़ था। एक्सपोनेंट हमारे काम में आता है किसी भी लार्ज नंबर को या काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर नंबर को इफिशिएंटली बहुत ही आसानी से लिखने में हमारी मदद करता है। और इसके हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ रखी हैं कि इनके ऊपर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। जैसे कि अगर दो एक्सपोनेंट्स के बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है या फिर उनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारे रूल्स हमने पढ़ रखे हैं। बट इस एक्सपोनेंट का यूज़ लॉगरिथम के साथ कैसे, ये लॉगरिथम के साथ कैसे रिलेटेड है। तो सपोज हमें कोई एक नंबर दिया हुआ हो, सपोज हमें दिया हो एक नंबर ए की वैल्यू दी हो 5 और हमें एक्स दिया हो 3, यानी हमें बेस दिया हुआ है और पावर दी हुई है। और अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम बता सकते हैं हमारी वाई की वैल्यू होगी 5 टू द पावर 3। और 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 125। या इसी तरह का हम 3 टू द पावर 3 कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा 27, यानी 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है और जो नंबर है ये 125 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें बेस पता है और अगर पावर पता हो तो हम y कैलकुलेट करके बता सकते हैं उस नंबर को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके। बट सपोज अगर हमें y बताया गया हो, पता हो और हमें बेस पता हो और हमसे पावर पूछी जाए तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं वो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपना देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म a टू द पावर x। अब लॉग को कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। सपोज इसी नंबर को हमें क्या कैलकुलेट करना होता है लॉग के अंदर, पावर। तो हमने x इक्वल टू लिखा लॉग y बेस a। देखो जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या था, a टू द पावर x की मीनिंग क्या थी कि a की मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम x टाइम्स। तो यहाँ पे लॉग y बेस का मतलब क्या है कि हम a को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड करें कि हमें y मिल जाए। यानी यहाँ पे था a का मल्टीप्लिकेशन x टाइम्स और लॉग का मतलब क्या है कि a को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें सच दैट हमें मिल जाए y। तो हम देख सकते हैं कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक जैसे ही हमें देख सकते हैं कि हम a का मल्टीप्लाई करते हैं x टाइम्स तो हमें मिलता है y, और a का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें y मिल जाए तो वो होता है x। यानी x की वैल्यू क्या होती है कि a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें y मिल जाए। तो a को हम अगर x टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, और यहाँ पे भी वही चीज़ थी, a को हम अगर x टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें y मिल जाए। यानी इस लॉग को हम दूसरे तरीके एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्म कि हम इसे वापस लिख सकते हैं y इक्वल टू a टू द पावर x। तो यानी लॉग को कन्वर्ट किया जा सकता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं एक तरीके से। तो अगर हम बेस को, अगर हम लॉग को रिप्लेस करेंगे, लॉग को रिमूव करेंगे और बेस को इस साइड लेके आएंगे तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर x। फॉर एग्जाम्पल लॉग का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू लॉग 4 बेस 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि हमारे लॉग का मीनिंग क्या होता है कि बेस को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड किया जाए कि ये नंबर हमें मिल जाए। तो 2 को हमें कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें 4 मिल जाए। तो अगर हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी 2। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, x इक्वल टू लॉग 27 बेस 3। इसकी x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें लॉग का मतलब पता है कि बेस को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड करें कि हमें 27 मिल जाए। यानी हम 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड करें कि हमें 27 मिल जाए। तो हमें पता है कि 3 को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से हमारी x की वैल्यू 3 है। अगर इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर x, बेस को इधर लेके आएंगे और ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि 3 की पावर कितनी हो, यानी 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड किया जाए कि 27 मिल जाए। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी
3। तो हम दोनों तरीके से लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया लॉग का बेसिक मीनिंग क्या है। तो लॉग का हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, लॉग x इक्वल टू लॉग वाई बेस ए, जहाँ पे ए क्या था हमारा बेस, y को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं या फिर नंबर भी बोलते हैं। और x हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है या फिर पावर भी बोल सकते हैं। अब जो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन देखा, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें बेसिक मीनिंग समझ में आ गया कि a को हम बेस को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड करें कि हमें y मिल जाए, वही हमारी x की वैल्यू होगी। अब इसकी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो उन पर्टिकुलर कंडीशंस में ही लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ओवर लॉग, लॉग के ऊपर हमारी कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हमने अपना लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, वो क्या था, x इक्वल टू लॉग वाई बेस ए, ये हमारे लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब जो पहली रिस्ट्रिक्शन हमारी होगी वो होगी हमारे बेस के ऊपर, यानी ए के ऊपर। तो हमारी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन होगी बेस के ऊपर, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि जो हमारा बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, सपोज हम लॉग की वैल्यू ए की वैल्यू, हम बेस की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो अगर हम बेस की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारा लॉगरिथम फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग वाई बेस 1। अब हमने लॉग की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग का मीनिंग क्या होता है कि बेस को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड किया जाए कि हमें y मिल जाए। अब सपोज y कोई भी एक नंबर हो, तो अगर हम 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाइड करें, 1 को हम कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाइड करें, हमें ऑलवेज 1 ही मिलेगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज हमने 5 रख दिया, 8 रख दिया, तो हम 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं हमें कभी भी 8, 5 या कोई भी नंबर मिल नहीं सकता। इसलिए हम लॉग की वैल्यू कभी भी 1 नहीं रख सकते। या फिर हम इसे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर x इक्वल टू वाई। तो हम देखेंगे y हमारा एक कांस्टेंट, हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा y इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होता है, अगर वेरिएबल चेंज हो तो हमारा आउटपुट भी चेंज होना चाहिए, बट ये कांस्टेंट आउटपुट हमें मिलेगा y इक्वल टू 1। तो इसलिए हम बेस कभी भी 1 नहीं ले सकते। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि a हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो a हमारा ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, सपोज ये हमारा बेस है, अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होगा, a टू द पावर x इक्वल टू y। अगर a की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई तो जो हमें फंक्शन मिलेगा, अगर a की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम a की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर चलते हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन वो हमारी आर्ग्यूमेंट के ऊपर। दूसरी रिस्ट्रिक्शन हमारी आर्ग्यूमेंट के ऊपर है, और वो क्या है कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, तो जैसे हमने देखा था x इक्वल टू लॉग वाई बेस ए। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस हमारा ये जाएगा और ये x उसकी पावर में चला जाएगा, ये होगा a टू द पावर x इक्वल टू वाई। तो हमने देखा था कि बेस
हमारा ऑलवेज पॉजिटिव था। पिछली वाली कंडीशन में हमने देखा था कि जो हमारा बेस था वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 था। तो अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ए टू द पावर एक्स का मतलब क्या है, ए हमारा पॉजिटिव है तो ए टू द पावर एक्स का मतलब है कि ए को हम एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को, हम कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाइड कर लें, हमें ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो जब हम किसी भी एक पॉजिटिव नंबर्स को एक्स टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई हमारा कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ से हम बोलेंगे कि सिंस ए ग्रेटर देन 0 वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। थैंक यू।